आप सब जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। जब बहुत संकट के दौर से भारत गुजर रहा था, उससे भारत को उबारने में कितनी सारी लोगों ने कैसे कैसे योगदान दिए और हम कैसे उबर पाए। आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा, लेकिन वो तफसील जो उनके काम की है उससे अभी आप परिचित नहीं हैं। हम आपको परिचित कराएंगे। अपने आप में एक आयरन मैन है और भारत में वैक्सीनेशन का जो पूरा अभियान चला उसके पीछे एक स्तंभ के रूप में है, जिनका नाम है सज्जन सिंह यादव। और आज पूरे विश्व हमें बड़ी आशाओं उम्मीदों से देख रहा है और जब भी कभी संकट आएगा तो भारत उससे उबर आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें जिनके बारे में आपको बहुत तफसील से नहीं मालूम है, अगले प्रोग्राम में आप देखेंगे। विज्ञान के रंग अनीस आज़मी के संग। नमस्कार। साइंस के रंग अनीस आज़मी के संग, इस कार्यक्रम में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और ये सीरीज़ में आपको नए नए विषयों पर, टॉपिक्स पर हम बहुत सारी बातें बताते रहेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो कोविड-19 पेंडेमिक के हवाले से है। अब से 3 साल पहले देश के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर एक अजीब उथल पुथल मची थी इस कोविड के कारण से, और भारत ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए, प्रयास किया और एक वैक्सीन डेवलप की और उसका उत्पादन शुरू हुआ। और किस तरह से ये पूरा वितरण हुआ, तो आइए मिलते हैं उस चमत्कारी शख्स से जिसने कि इसको डॉक्यूमेंट किया और किताब की। हम आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर सज्जन सिंह यादव साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इस किताब के रचयिता हैं। और ये किताब है भारत की वैक्सीन विकास गाथा, गो चेचक से वैक्सीन मैत्री तक। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। आप एक IAS ऑफिसर हैं जी, और साइंस के मैदान में भी आपने, जो कि काफ़ी बड़ा, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से भी आपका वो ताल्लुक़ है, और आपके पास जो मंत्रालय है जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है वो वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस किताब को आपने जो डॉक्यूमेंट किया है, ये एक बहुत बड़ा काम है और इसमें बड़े आश्चर्यजनक, बड़े हैरतअंगेज़ बातें लिखी हुई हैं। उस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या ये ओरिजिनल किताब है, ये अनुवाद लिखा हुआ है? नहीं, ओरिजिनल किताब अंग्रेजी में आई थी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे देश की वैक्सीन की जो विकास गाथा है, जो ग्रोथ स्टोरी है, जी सर, वो लोगों तक पहुँचे। और उसके पहुँचने का तरीका है कि भारतीय भाषाओं में पहुँचे। तो ये लगभग 16-17 भाषाओं में इसका अनुवाद अभी चल रहा है। बहुत बड़े बात। हिंदी में नेशनल बुक ट्रस्ट से इसका अनुवाद जी सर, जैसे आपने देखा। हाँ। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आप चूंकि उस विभाग से जुड़े हुए थे, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी इस वैक्सीन को बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसके बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी थी कि ये 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन बनाना। और 2 करोड़ नहीं अनीश भाई, 200 करोड़ से ज़्यादा, 220 करोड़ लोगों को हमने आज वैक्सीन दी है। संकट के समय में क्या आपको विश्वास था ऐसा? उस समय एक समय था जब बिल्कुल हम कोविड की शुरुआत हुई थी, हम सब लोग बंद थे अपने अपने घरों में। जी। सब लोग वेट कर रहे थे कि किसी तरह वैक्सीन आए, ये मास्क वाली दुनिया खत्म हो, ये जो हम अपने लोगों से दूर हो गए, अपने अपने घरों में बंद हो गए, वो खत्म हो। जी। मेरे को पूरा विश्वास था, जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन पे मेरे को पूरा विश्वास था कि हम जल्दी वैक्सीन बनाएंगे। और भारत वैक्सीन में इससे पहले भी एक सुपर पावर रहा है। बहुत पुराने ज़माने से भारत एक वैक्सीन सुपर पावर था, वो हम आपको बताएंगे। जी। तो उस समय भी भारत वर्ल्ड का 62% वैक्सीन बनाता था कोविड की शुरुआत होने से पहले। तो मुझे पूरा विश्वास था कि हम वैक्सीन बनाएंगे और देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा काम किया सर, क्योंकि बनाना एक मरहला था और उससे बड़ा चैलेंज था इसको पहुंचाना। जी। और वो आप लोगों ने जो किया है वो अपने आप में एक मिरेकल है। जी। और सर, यही बात नहीं है कि मतलब देश को, आपने देश के नागरिकों को जीवन दान दिया इस वैक्सीन के जरिए, बल्कि पड़ोस के देश बड़ी आशा से भारत को देख रहे थे। हाँ जी। और उसमें भी भारत ने जो रोल अदा किया है, उसके तहत जो पूरे विश्व में हमारा जो मान सम्मान हुआ है, और जो लीडरशिप ने हमारे स्टेप लिया था कि नहीं, हम ही नहीं बल्कि जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, बल्कि दूर दराज के देशों तक पहुंचाया, ये फैसला कैसा था सर? देखिए, शुरू से ही हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि जो भारत की वैक्सीन की जो पावर है, जो हमारी शक्ति है, उसको हम केवल अपने लिए यूज नहीं करेंगे, उसको हम पूरे विश्व के लिए यूज करेंगे। और इसलिए बार बार उन्होंने यूएन असेंबली में भी कहा, बार बार लोगों को बताया कि हम सभी की हेल्प करेंगे, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, पूरा वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हम केवल भारत के लिए नहीं बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, इन सब में अपनी वैक्सीन पहुंचाई, ताकि वहाँ पे भी जो हमारे भाई बहन हैं उनसे उनका भी वैक्सीनेशन का शुरुआत हो सके, वो भी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सकें। और उसके बाद हमने आगे बढ़े, हमने अफ्रीकन देशों में, लेटिन अमेरिका में और फिर विकसित देशों में भी, जहाँ पे हमने वैक्सीन दी, कहीं पे ग्रांट दिया, कहीं पे उनको मुफ्त में दी, कहीं पे कमर्शियल उससे दी। तो ऐसा भी एक समय आया कि जब विकसित देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी को फ़ोन कर रहे थे कि हमें वैक्सीन दे दो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दूसरे लोग हो। तो उसके बाद बहुत सारे देशों में हमने ये वैक्सीन पहुंचाई। वैक्सीन मैत्री जो हमारा इनिशिएटिव था, उसके तहत में आज तक जो मेरी जानकारी है 96 देशों में, करीब 100 देशों में हम लोग लगभग 100 ये वैक्सीन 20 करोड़ से भी ऊपर वैक्सीन डोज हम लोग दे चुके हैं। और साथ साथ न केवल देशों में बल्कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, उसके लोगों को भी, सैनिकों को हमने वैक्सीन दी, जिसके लिए भारत की बहुत प्रशंसा हुई। डॉक्टर साहब, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल था फाइनेंसेस का। हमारे पास जो बजट था वो कोई छोटा मोटा सर नहीं सुना है कि 40,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था करनी थी। जी। मतलब भारत में कोई असर भी नहीं पड़ा, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो राज क्या था सर? ये देखिए, फंड बहुत ज़रूरी है इतने बड़े प्रोग्राम को चलाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। तो 40,000 करोड़ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा फंड इसमें लगा। जो आप 40,000 करोड़ बात कर रहे हैं वो केवल वैक्सीन खरीदने में लगा था। इसके अलावा 9,000 करोड़ था मिशन कोविड सुरक्षा, एक हमने चलाया, जिसका पर्पस ये था कि नए नए वैक्सीन तैयार हो, नए डेवलपमेंट हो, नई डिस्कवरी हो, उनकी टेस्टिंग हो, उनका लैब टेस्टिंग हो, उनका क्लिनिकल टेस्टिंग हो, ये सब बहुत जरूरी था। तो उसका 9,000। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से दिया गया, और जो रेगुलर हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है, उसमें भी काफी फंड इसमें दिया गया। तो ये हमारे बजट से ही आया। डेफिनेटली इंडिया की बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, और इसमें बात है प्रायोरिटाइजेशन की। और उस समय सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी थी कि कोविड से किसी तरह सबको बचाया जा सके, तो इसलिए ये बजट का अरेंजमेंट किया गया। डॉक्टर साहब, इस किताब को पढ़ते हुए एक बहुत चौंकाने वाली बात मुझे पता चली कि हम 1765 को मानते हैं कि विश्व को जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन मिला 1765 में मिला, लेकिन आपने बहुत तथ्यों के साथ ये बात बताई है कि साहब की जो वैक्सीनेशन है वो भारत में भारतवासियों ने अब से मतलब हज़ारों साल पहले, 2000 साल पहले ही इन्वेंशन कर लिया था। तो ये अहम जानकारी है, और इस पर मतलब सोच पढ़कर जानकर बड़ा गर्व सा होता है। पूरा वर्ल्ड ये मानता है कि वैक्सीन का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था। 1796 में हुआ था। लेकिन जब मैंने ये किताब के लिए रिसर्च की तो मैंने पाया कि नहीं, वैक्सीन की शुरुआत तो इंडिया में हुई थी, भारत में हुई थी। और 1796 नहीं, उससे कई 100 साल पहले, तो आज से 2500 साल पहले हमारे यहाँ पे उस समय चेचक की बीमारी बहुत होती थी, और चेचक से बहुत मौतें होती थी। उस समय भारतवासियों ने एक तरीका निकाला चेचक से बचने का, और वो तरीका बिल्कुल वैक्सीनेशन जैसा था। वो क्या करते थे, जो चेचक के मरीज हैं उनके पस को इकट्ठा करते थे, और उनके स्कैब जो होते हैं, जो जब पस वो ठीक होता है, दाने उसमें ऊपर जो रहता है उसको इकट्ठा करते थे, और 1 साल तक उसको ड्राई करते थे। इसका पर्पस ये था कि जो उसमें वायरस है वो अटेन्युएट हो जाए, वो कमजोर पड़ जाए। तो वो इस तरह से कमजोर करते थे। फिर हमारे टीकादार होते थे जो अपनी पोटली में वो बांध के गंगाजल लेके गांव-गांव में घूमते थे, और जो टीका लगवाता था उसके बाजू में कट लगाते थे, एक कॉटन में, एक रुई के, उसमें थोड़ा पाउडर डालते थे, थोड़ा गंगाजल डालते थे और बांध देते थे, ताकि ये धीरे धीरे वायरस बॉडी में प्रवेश करता था और उससे इम्यूनिटी होती थी। तो मैं मानता हूँ कि ये जो हमारे पुराने टीकादार थे और जो हमारी नॉलेज थी पुरानी आयुर्वेदा की प्रैक्टिसेस की, मेडिकल प्रैक्टिसेस की, वहाँ से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड से नहीं हुई थी। डॉक्टर साहब, इसको जो वैक्सीन को फैलाना था
पहुंचाना था, इसके लिए वो जो फोर्स आप लेकर आए, वो कौन मोटिवेशन जो आपका था वो कैसे संभव हो पाया सर? वैक्सीन बना लेने से वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। वैक्सीनेशन काफ़ी लॉजिस्टिक्स भी इसमें आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिशन था हमारा, जी, जिसमें कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे और इसके अलावा जो दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया था। जी। और इसके लिए हमने, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा ट्राइड टेस्टेड मॉडल है इलेक्शन का। इलेक्शन में हम देखिए कुछ ही दिन में या एक ही दिन में पहले तो पूरे देश भर में वोट डलवा लेते थे। हाँ सर, और बिना किसी परेशानी के शांति से। तो बिल्कुल वही मॉडल अपनाया गया। जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी परिस्थिति में जब पूरे लोग इतने डरे हुए थे, अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उस स्टेज में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़ ने इतना काम किया, अच्छा वैक्सीनेशन लोगों को लगाई, और आज इसी कारण से 220 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन लग चुके हैं। बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत हौसला भी मिलेगा। लेकिन सर हर समय तो मीटिंग रहती होंगी उस वक्त, कभी आप पीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं, इतने सारे मामले थे, इतनी सारी उलझने थी। आपने 250 पेज की किताब कब लिखी सर, ये बताइए? मतलब इतने रेफरेंसेस के साथ, इतने दलीलों के साथ, ये कैसे समय निकाल पाए आप? उस समय सभी लोगों को ना एक ही वर्ड में इंटरेस्ट था, वैक्सीन। ठीक है सर, ठीक है। मुझे भी उसी वर्ड में इंटरेस्ट था। तो जब भी ऑफिस के बाद रात में घर जाके मैं थोड़ा रिसर्च करने मैंने शुरू किया कि वैक्सीन क्या है, कैसे बनता है। थोड़ी मेरे को मेडिकल नॉलेज थी, लेकिन कहाँ से आया, कैसे बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा, क्या क्या स्टेजेस वैक्सीन में होंगी। उस समय में फिर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अरे हर वैक्सीन के बनने के पीछे तो बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके पीछे हमारे इनोवेशन की, हमारे साइंटिस्ट के बलिदान की कहानी है, जो अपने आप पे वैक्सीन टेस्ट करते थे, वैसे बनाते थे। और अभी भी भारत लगभग 200 देशों को वैक्सीन सप्लाई करता है। तो इतनी बड़ी सुपर पावर हम हैं और लोगों को पता नहीं है। मेरे को भी इतना नहीं पता था। तो तब मुझे लगा कि ये किताब से मैं आगे लोगों तक बात पहुंचाऊं, ये सारी कहानी भारत की सुपर पावर बनने की, और हर वैक्सीन के पीछे जो रोमांचक कहानियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसलिए उस जोश में मैं ये किताब लिख पाया। भारत ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, भारत को बार बार वेस्ट ने इग्नोर किया है। जी, हमको मतलब अंडरस्टिमेट ही किया गया है। हाँ। ये दुख आपको भी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन साथ में ये खुशी भी होती है कि अभी जो नया भारत है, जो स्ट्रॉन्ग भारत है, उसको पूरा वर्ल्ड आज पहचान रहा है। उसका डंका भी बजा हुआ है। चाहे आप अभी G20 के बोर्ड चारों तरफ देखेंगे, जहाँ भारत को लीडरशिप मिली हुई है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा हुआ मैं बताना चाहूँगा कि जितने वर्ल्ड में जेनरिक मेडिसिन लगती हैं, 20% हम बनाते हैं। जितने वैक्सीन बनते हैं, 62% हम बनाते हैं। जितने HIV एड्स की एंट्रोरेट्रोवियल ड्रग बनती है, 80% हम बनाते हैं। तो इतना सारा डेवलपमेंट इंडिया में है। और ये डेवलपमेंट की बातें जो हैं, ना केवल भारत में पहुंचनी चाहिए बच्चे बच्चे तक, बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारे इनोवेशंस क्या रहे हैं, हमारा अचीवमेंट्स क्या रहे हैं। ये सारा चीज़ का जानकारी होना चाहिए। जी बिल्कुल। वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया जो है वह शाइन कर रहा है हर लिहाज से, और हमारा बड़ा मान सम्मान होता है जब हम बाहर जाते हैं। नई नस्ल ने जो किया है, आप लोगों के साथ आप लोगों ने जो रोशनी दिखाई है, ये जो सर 2 वैक्सीन आई थी जिन्होंने भारत का ये नक्शा रूप बदल दिया, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। जी। और कोविशील्ड की मैं बात खास तौर से करूंगा क्योंकि वो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, और इसके लिए जो लोग बना रहे थे मैन्युफैक्चर, उनका एक सबसे बड़ा मकसद था कि कोविशील्ड बना के डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, लेकिन मुनाफा भी भरपूर चाहिए। जी। और आपने उसी पे ज़र्ब लगाई, और ये बहुत बड़ा मतलब कि अभयदान दिया है लोगों को। इसकी कुछ बारे में बताइए। देखिए, पूरे भारत सरकार का एक तरह से ये प्रयास था कि वैक्सीन कम से कम दाम में मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंच जाए। जी। और उसके लिए कुछ तो फाइनेंशियल तरीके थे, जैसे कि एडवांस परचेज एग्रीमेंट किया गया, ताकि एडवांस में पैसा दिया गया, जिससे कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा पाए। उसको भी पूंजी की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है। तो मैन्युफैक्चरर को ये एक इनोवेटिव तरीके से एडवांस में एग्रीमेंट करके उसको पूरी तसल्ली देके कि हम इतने करोड़ डोज खरीदेंगे, तो इससे प्राइसेस कम आते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, फिर जो लंबे लंबे नेगोशिएशंस हुए, रातों रात बैठ के नेगोशिएशंस हुए, समझाया गया, पेंडेमिक के बारे में बताया गया, देश की ज़रूरतों के बारे में बताया गया, उस सब का तरीका के कारण ये हुआ उसका रिजल्ट कि वैक्सीन केवल 205 रुपए में उस समय पर डोज पे एग्रीमेंट हुआ।
तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जिन्होंने ज़्यादा कमर्शियल अपना एंगल नहीं देखा, उन्होंने केवल देश का हित देखा और काफ़ी कम कॉस्ट पे ये वैक्सीन हमें मिली। जबकि आप देखेंगे कि जो बाहर की वैक्सीन है, हमारे वैक्सीन है, उनका बहुत ज़्यादा वो प्राइस है, उसको हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते अपने बजट में। तो ये अच्छा हुआ कि भारत में वैक्सीन बनी, भारत के लोगों ने वैक्सीन बनाई और हमें सस्ते दाम पे वो वैक्सीन मिली, ताकि उससे हम 220 करोड़ डोज आज दे पाए। अभी हाल ही में आप लोगों ने नेजल वैक्सीन एक शुरुआत की है। वैक्सीन तो थी हमारे पास, ये नेजल वैक्सीन की ज़रूरत क्या पड़ी? नई नई रिसर्च चल रही है ना, उसमें एक नए वैक्सीन बनाने की एक बात है, लेकिन वैक्सीन को कैसे आसान तरीके से दिया जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो आपने देखा होगा पोलियो वैक्सीन के बारे में, पोलियो ओरल वैक्सीन था। तो इसी तरह से नेजल वैक्सीन एक अलग से एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, क्योंकि वायरस जो कोविड का है या फ्लू के वायरस होते हैं वो हमारे नाक से, मुंह से ही पहले शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सीधा अगर नाक में ही वो वैक्सीन दे दिया जाए तो उससे एक तो लोकल लेवल पे जो नेजल सेल्स हैं वो एक इम्यूनिटी तुरंत पैदा कर देते हैं उसको मारने की। साथ ही साथ इसमें बहुत आसानी है देने में। आप देखेंगे कि कोई भी जाइए आप बाजार से, काउंटर से वैक्सीन खरीदिए और अपने नाक में डाल दीजिए। जी। तो जिनको सुई से डर लगता है वो उनको बहुत ही आराम है, जिनको अस्पताल जाने से डर लगता है या जा नहीं सकते हैं उनके लिए बहुत आराम है। अस्पताल में इतने लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं है जो वैक्सीन देने के लिए चाहिए, हेल्थ वर्कर की इतनी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से दिया जा सकता है। जी। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया है जो भारत ने पहली बार, एक ये मैं कहूँगा एक फेदर इन द कैप है हमारा, कि हमने नेजल वैक्सीन की शुरुआत की है कोविड के लिए। ऐसा नेजल वैक्सीन और भी फ्लू की बीमारियों के लिए डेफिनेटली आएगा। डॉक्टर साहब, हमने तो बहुत मतलब कि आप जैसे लोग जीवित लोग थे जिन्होंने ऐसा कुछ प्लानिंग की, ऐसा कुछ किया कि हम लोग कंट्रोल कर पाएँ इसमें। लेकिन चीन की एक मैं मिसाल देना चाहूँगा कि चीन के अंदर जहाँ ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, वो लोग आज तक जूझ रहे हैं। उन लोगों से क्या ऐसी चूक हुई कि जो आज तक उनके यहाँ बार बार आवाज़ें आ रही हैं इसको लेकर, वो परेशानियाँ उनकी यहाँ हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने चलाई थी वो शुरुआत में अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप हुई। और फ्लॉप इसलिए हुई कि इस तरह के जो नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर होते हैं, जैसे कि लॉकडाउन, जैसे कि आपके घरों में बंद रहिए आप, या एक दूसरे से मत मिलिए, मास्क पहनिए, ये शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं जब तक कि आपके पास वैक्सीन नहीं। लेकिन जब दवाई या वैक्सीन, टीका आ गया है, उस समय जरूरी है कि हर किसी को टीका दिया जाए या वो नेचुरल इन्फेक्शन से उसको इम्यूनिटी हो जाए, ताकि हमारे शरीर में वो सेना बन पाए जो कि वायरस से लड़ पाए। लेकिन अगर आप एक्सपोज ही नहीं होंगे तो आपके अंदर वो सेना बनेगी नहीं। तो आपने आज ये कोविड से बच गए अपना लॉकडाउन करके, लेकिन कल को कोई और ट्रैवलर आएगा, कोई बाहर से आदमी आएगा, बाहर से चीज आएगी, उसमें वायरस आएगा और आप तैयार ही नहीं है। फिर किसी को वायरस कोविड हो गया, फिर आपने पूरा लॉकडाउन कर दिया, तो पब्लिक परेशान उसमें हो गई और उसमें वो कंट्रोल हो नहीं पाया। आज इंडिया में देखिए सबको वैक्सीन लग चुका है, तो सब हम घूम रहे हैं बिना मास्क के, नॉर्मल लाइफ हो गई है। तो इसलिए वो जीरो कोविड पॉलिसी शुरुआत के लिए अच्छी थी, लेकिन बाद के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर सज्जन साहब, मैं एक और सवाल आपसे करूंगा। अभी बातों बातों में पेश है, आपने बताया कि हमने बहुत बड़ा अमाउंट इस पर खर्च किया था, वो रिटर्न भी आया और सुना है कि अच्छा रिटर्न आया और जीडीपी भी बड़ी होगी। बिल्कुल। तो वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रिसर्च वर्क है, उसमें आपने कितने % लगाया? क्योंकि और देशों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में लगाया। क्या हम भी उसी पॉलिसी में है या हमारी कुछ अलग पॉलिसी थी? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा रिटर्न के बारे में। वैक्सीनेशन से ये रिसर्च में पाया गया है कि आप 1 रुपया लगाएंगे तो 20 रुपए का रिटर्न होगा। और दूसरी बात जहाँ तक आती है जीडीपी के खर्चे की, डेफिनेटली इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च पे बजट है वो बढ़ रहा है। अभी एक रिसेंटली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप होने वाली है जिसका एक बहुत बड़ा बजट है। और भी जो हमारे साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का, हेल्थ मिनिस्ट्री, ICMR, सबका बजट धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि साइंस कम्युनिकेशन के लिए क्या आप अपना बजट बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? तो उसको बढ़ाना मतलब कब तक, मतलब संभावना उसकी क्या है? इसमें न केवल साइंस कम्युनिकेशन की बात है, पर जो भी हमारे रिसर्च की चीज़ें हैं या हमारी अचीवमेंट्स हैं या जो अच्छी बातें हैं, उस सब का प्रचार प्रसार होना चाहिए।
और साइंस को बिल्कुल सिंपल भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। चाहे बहुत ही एक अच्छा तरीका है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग से इतनी सारी बीमारियां बच सकती हैं, इसके पीछे भी साइंस है। तो लोगों तक अगर वो पहुंचती है तो उससे इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इतनी बीमारियां कम होंगी, हेल्थ सेक्टर पे खर्चा कम होगा कि लोग कम बीमार होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो। तो हर मिनिस्ट्री की जो स्कीम आती है उसमें जो पब्लिसिटी बजट है, अवेयरनेस बजट है, वो बजट होता है। साइंटिफिक मिनिस्ट्री के में भी होता है, नॉन साइंटिफिक मिनिस्ट्री के में भी होता है। जरूरत है उसको अच्छे से खर्च करने की, उसको इफेक्टिव तरीके से खर्च करने की, ताकि लोगों को, आप तो कम्युनिकेशन के आदमी हैं, ताकि उनको रिटर्न फॉर मनी मिले और बहुत ही आसान तरीके से साइंस की जानकारी, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। हमारे जो युवा हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना डंका बजाते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं, वैक्सीन को लेकर हमारा जो युवा जानना चाहता है कि हम हर क्षेत्र में सुपर पावर बनते जा रहे हैं, तो सुपर पावर बनने में अब कितनी देर और रह गई कि इंडिया जो है ये बहुत एक मतलब आशावादी मैं हूँ और मुझे लगता है कि हमारे जो युवा हैं वो बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं, तो उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? वैक्सीन में मैं कहूँगा हम सुपर पावर हैं। वाह, देखिए हम पूरे वर्ल्ड का 62% वैक्सीन बनाते हैं। हम 200 देशों को वैक्सीन पहुंचाते हैं। हर 3 में से 2 बच्चों को भारत में बना हुआ वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में लगता है। तो हम सुपर पावर हैं, लेकिन हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सुपर पावर अभी हैं क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन में, क्योंकि हमारी जो यूएसपी है वो है कि कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी की चीज मिल जाए। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हम लोग सुपर पावर हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ जो वैक्सीन बन रहा है उसमें अभी भी हम सुपर पावर नहीं है, क्योंकि हम हाई वैल्यू वैक्सीन कम बना रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि हमने बेसिक बीमारियों का वैक्सीन बनाया, अब नई नई बीमारियां आ रही हैं, थेराप्यूटिक वैक्सीन आ रहे हैं, एडवांस ब्रिज वैक्सीन आ रहे हैं। तो इन सब के लिए बहुत हाई वैल्यू वैक्सीन आएंगे। उसके क्षेत्र में भी हमारी रिसर्च चल रही है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ना केवल क्वांटिटी बट वैल्यू में भी हम सुपर पावर बहुत जल्दी बनेंगे। और उसके लिए नई नई बीमारियों के लिए वैक्सीन, नए नए वैक्सीन लगाने के तरीके, और जो नए क्षेत्र हैं वैक्सीनेशन के, आज तक वैक्सीन केवल था कि बीमारी से बचने के लिए, लेकिन अब ऐसा है कि वैक्सीन बीमारी से बचने के लिए है, लेकिन बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए भी वैक्सीन बन रहे हैं, जिनको थेराप्यूटिक वैक्सीन। जी। अभी तक कम्युनिकेबल डिजीज के लिए वैक्सीन की बात होती थी, जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में वैक्सीनेशन की बात हो रही है, कैंसर को लेके, स्ट्रोक को लेके। तो इन चीज़ों में नए नए बहुत सारा, मैं कहूँगा कि क्षेत्र बहुत फैला हुआ है वैक्सीनेशन के लिए, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, साइंटिस्ट को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और भारत को वैल्यू के मामले में भी वैक्सीन से जो वैल्यू मिलती है, जो बिजनेस की वैल्यू है, उसके मामले में भी सुपर पावर बनना चाहिए। बहुत सारे सवाल थे सर, उन सब के जवाब मिल गए और मन संतुष्ट हुआ। और मैं सर एक बात पर्सनली आपको बताऊं, कभी कह नहीं पाया कि मैं भाग्यशाली समझता हूं कि आपके अंडर में मैंने काम किया। और आपको जब पहली बार देखा था तभी मुझे लगा कि ही इज़ ए आयरन मैन। आपने जितने भी काम किए वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उनके प्राइसिंग को लेकर, और पूरा जो एक वातावरण बनाया है बहुत स्वभाव, वो सब कुछ करने के बाद आज जब हम पूरी तरह से काबू पा चुके हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्टि की बात ही है। जितना बड़ा क्राइसिस था, जो लास्ट 100 साल में क्राइसिस नहीं हुआ था, इससे पहले इतना बड़ा पेंडेमिक था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, जो 100 साल पहले एग्जैक्टली आया था। उस 100 साल के बाद जो इतना बड़ा क्राइसिस आया, उस समय पूरे वर्ल्ड का क्राइसिस था, जब मैंने जैसे बताया विकसित देश बिल्कुल पस्त हो गए थे। सर, उस समय हमारे सरकार ने, हम लोगों ने पर्सनली भी और एज इंस्टीट्यूशनली भी मिलके बहुत काम किया, बहुत मेहनत की सब लोगों ने, और उसके कारण हम इतनी बड़ी बीमारी को पछाड़ पाए। उस समय शुरू में लोग कहते थे कि भारत तो वैक्सीन बना ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। अगर भारत ने वैक्सीन बना लिया तो लगा नहीं पाएगा। लेकिन हमने ये दिखाया कि ना केवल हम वैक्सीन बना सकते हैं, हम वैक्सीन लगा भी सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास वो इच्छा शक्ति भी है, हमारी कैरिस्मेटिक लीडरशिप भी है। तो हमने ना केवल अपने आप को बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये योगदान दिया, पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन पहुंचाई। पूरे देश ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी कैरिस्मेटिक लीडरशिप के अंदर में हमने बहुत अच्छा पूरे देश ने काम किया। और उसी का रिजल्ट ये है
कि पूरे वर्ल्ड में आज भारत का डंका बजा कि भारत ने हमको वैक्सीन दी। सब लोग भारत को थैंक यू बोल रहे हैं कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोविड का केवल भारत के कारण चल पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है सर, मैं भी संतुष्ट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सारे सवाल थे जिनके उत्तर मुझे मिल गए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, करम नवाजिश। थैंक यू। साइंस के रंग अनीस आज़मी के संग। आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत अजीम शख्सियत से मिले। बहुत सारे सवाल थे कोविड-19 को लेकर, पेंडेमिक को लेकर, और बहुत सारी बातों का आपको ज्ञान हुआ होगा। और हम इंडिया साइंस के तहत आपसे मिलते रहेंगे अगले एपिसोड्स में, और आप तक बहुत सारी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, साइंस की बातें पहुंचाते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।